डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के दोनों सवाल हल करेंगे और ये सभी भागों सहित हल करेंगे। पहला प्रश्न हमें दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ एक समीकरण दे रखे हैं और वो ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला भाग हमें दे रखा है x+1 का वर्ग बराबर 2x-3। जैसे जो भी हमें समीकरण दे रखा है उसमें कोई वर्ग दे रखा है, घन दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो पहले वो हल करेंगे और समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। यदि उच्चतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है तो हम वर्ग खोल लेंगे। a+b का वर्ग होता है a² प्लस में 2ab प्लस b²। ये मैंने x+1 का वर्ग खोल दिया और ये 2 की गुणा अंदर करेंगे, 2x माइनस 2 तिये 6। तो अब जो राइट हैंड साइड में उसको भी लेफ्ट में ले आएंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, ये माइनस 2x, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब ये देखो, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, ये हो जाएगा x², 1 और 6 प्लस में 7 बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात है वो 2 है। यहाँ उच्चतम घात 2 है, तो इसलिए जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग हमें दे रखा है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x। तो माइनस 2 के अंदर गुणा करेंगे और पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये होगा x² माइनस 2x, इधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये गुणा करेंगे तो ये होगा -6 और प्लस में 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसको इधर ले आओ, x² माइनस 2x माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो ये x² माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x प्लस में 6 बराबर 0। तो यहाँ देखो उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो यदि ये उच्चतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ उच्चतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये से के आगे मैंने 0 लगा दिया, इसका मतलब समीकरण है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे पहले प्रश्न का तीसरा भाग है, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 है, बराबर x माइनस 1 पहली ब्रैकेट, x प्लस 3 दूसरी ब्रैकेट। यानी इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उच्चतम घात 2 है या नहीं। तो ये गुणा करो तो x की गुणा x के साथ x² हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x और ये माइनस 2, ऐसे इधर गुणा करो तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 3x और माइनस 3। सभी को इधर ले आओ, नहीं तो एक बार ये x जोड़ लो, माइनस 2x प्लस x, ये x हो जाएगा, माइनस 2 बराबर x² प्लस 2x माइनस 3। अब इधर ले आओ इनको, x² माइनस x माइनस 2 माइनस x², ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0। ये माइनस x², ये प्लस x², माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x हो जाएगा और प्लस का 3 माइनस 2 प्लस का 1 रह जाएगा, बराबर 0। अगर माइनस से गुणा करोगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है। तो यहाँ जो उच्चतम घात है वो 1 है, अतः दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना था। अब पहले प्रश्न का चौथा भाग है x-3 और दूसरी ब्रैकेट में 2x+1 बराबर x इंटू x+5। ये एक समीकरण दिया हुआ है और ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले गुणा हम हल करेंगे, फिर सभी को एक तरफ लेके आएंगे। मानक रूप में समीकरण लिखने के बाद हम देखेंगे यदि उच्चतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये गुणा करेंगे, ये होगा 2x² माइनस में 6x और प्लस x-3। इधर गुणा करो, x² प्लस में 5x। ये सोल्व करके लिखेंगे -6x प्लस x माइनस 5x माइनस 3 बराबर x² प्लस 5x। अब सभी को लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये होगा माइनस x² माइनस 5x। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। 2x² में से एक x² कटेगा तो ये x², माइनस 5x ये होगा माइनस 10x और माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये लिखोगे, यहाँ उच्चतम घात 2 है, तो इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से पहले प्रश्न का चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब पहले प्रश्न का पांचवा भाग है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये बताना है कि दी गई समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले ये गुणा करो, 2x की x के साथ गुणा करोगे तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस में 3। इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस x प्लस, और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, माइनस 5। अब ये 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 बराबर x² प्लस 5x माइनस x, ये प्लस 4x और माइनस 5। तो अब सभी को इधर ले आओ, ये होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x और ये प्लस का 5 हो जाएगा। 2x² में से x² जाएगा तो x² बचेगा, ये माइनस 7x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 11x, 3 प्लस 5 8 बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात जो है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ उच्चतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। यहाँ सॉल्व करते जाओ, समीकरण को मानक के रूप में लिखो, और जब मानक रूप लिखा जाए तो यदि उच्चतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले प्रश्न का पांचवा भाग कंप्लीट हुआ। अब पहले का छठा भाग है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का वर्ग। ये हमें समीकरण दे रखी है और बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये वर्ग खोल लेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। x² प्लस में 3x प्लस 1, ये a माइनस बी का वर्ग खोल लोगे तो a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको इधर ले आओ, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4, ये हो जाएगा। तो ये प्लस का x² ये माइनस का x² कट जाएगा, 3x और 4x ये होगा 7x और 7x, इसके बाद माइनस 4 प्लस 1 ये माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात है वो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। यहाँ उच्चतम घात 1 है,
अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न 1 का भाग 6 कंप्लीट हुआ। अब पहले प्रश्न का 7वां भाग, x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले तो ये क्यूब खोलो। a प्लस बी पावर 3 का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाओगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस में 3 गुणा 2 गुणा एक्स प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x, ये हमने गुणा कर दी। ये एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस में 3 दूनी 6x, एक्स प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 6x की x के साथ गुणा करोगे 6x के, 6x की 2 के साथ करोगे तो 12x, और ये इधर ले आओ 2x क्यूब प्लस में 2x बराबर 0। ये माइनस 2x क्यूब, ये प्लस का x क्यूब माइनस x क्यूब। स्क्वायर वाले देखो, ये 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस में 4x स्क्वायर बच जाएगा 8, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्लस में 8 बराबर 0। माइनस खत्म कर लो, एक्स क्यूब है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दी तो यहाँ उच्चतम घात है वो 3 है। यहाँ उच्चतम घात 3 है, अतः दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ इस तरह से पहले प्रश्न का भाग 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 1 का भाग नंबर 8 है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। तो x माइनस 2 पावर 3 हम खोल लेंगे, ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो यूं कहीं रह जाएगा a माइनस बी पावर 3। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a गुणा बी a माइनस बी, ये सूत्र लगा दिया हमने। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। अभी तक हमने ये सोल्व किया है, अब आगे अंदर 6x की गुणा और करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, 6x की x के साथ करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब एक तरफ ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 12x। ये प्लस का एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर बच गया। एक्स वाले देखो, एक ये है 12 ये, तो माइनस के 13x प्लस का 1 और 8 9 बराबर 0, ये इधर बराबर 0। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो यहाँ जो उच्चतम घात है 2 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे जो भी आपका स्क्वायर दे रखा है, क्यूब दे रखा है, उसको हल करो और पूरी समीकरण एक तरफ ले आओ, समीकरण का मानक रूप लिखो। अगर समीकरण की जो उच्चतम घात है वो 2 है तो ये द्विघात है, नहीं तो द्विघात नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में 4 भाग दिए हुए हैं। चारों भागों के हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं। पहला भाग है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो पहले एक आयताकार ऐसे भूखंड आप बनाओ और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो पहले आप क्वेश्चन समझो क्या है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं चौड़ाई x मान लूं तो लंबाई दुगने से एक अधिक है। ये हुआ। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए द्विघात समीकरण का निरूपण करना है। तो लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, क्षेत्रफल है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई क्या मानी, x माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर है, x मीटर कह दिया। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इतने मीटर। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारे पास 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है, क्षेत्रफल 528 है। गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x 528 को इधर ले आओ, मान 528 बराबर 0। तो ये अभीष्ट समीकरण होगा, अभीष्ट समीकरण है। तो हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में दी हुई समस्या को निरूपित करना था। हमें चौड़ाई x माननी पड़ी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल होता है। तो ये इस तरह से हमने लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल किया। तो ये द्विघात समीकरण आया और यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। अब प्रश्न 2 का दूसरा भाग है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें क्या करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक द्विघात समीकरण की रचना करनी है। तो दो क्रमागत पूर्णांक हम कौन से मान सकते हैं, एक x है तो दूसरा x प्लस 1। क्रमागत का मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हम ये मान लेते हैं कि एक x है और एक x प्लस 1 है। तो अब ये दे रखा है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो x गुणा x प्लस 1 बराबर 306, गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले चलो, माइनस 306 बराबर 0। तो ये अभीष्ट समीकरण है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की सेंस समझनी थी। यहाँ क्या है, उसने ये दिया हुआ था कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने एक x ले लिया, तो एक x से एक फालतू हो जाएगा, x प्लस 1। दोनों का गुणनफल 306 है। तो इस तरह से प्रश्न 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 का तीसरा भाग है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे रोहन की वर्तमान आयु x मान लेते हैं और हमें एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए प्रदर्शित होता हो। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, ये मैं मान लेता हूं x वर्ष है। तो माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, माँ कितनी बड़ी है उससे, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा।
अब ये दे रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होगा। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या है, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। अब वो x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। और उसकी माँ की आयु, अब वो x प्लस 26 की है तो 3 बढ़ जाएगा, x प्लस 29 की हो जाएगी। अब देखो, अब ये क्या कहता है शर्तानुसार कि इन दोनों का गुणनफल x प्लस 3 का और x प्लस 29 का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु होगी दोनों की, जैसे रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, उसकी माँ की x प्लस 29 हो जाएगी और इन दोनों का गुणनफल 360 होगा। तो ये गुणा करो, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 29x प्लस में 87 बराबर 360। 360 को इधर ले आओ, एक्स स्क्र 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 32x माइनस 360 में से 87 जाएंगे तो 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7, 273 बराबर 0 अभीष्ट समीकरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया वो देखो। इस क्वेश्चन में हमने ये किया कि शुरू में रोहन की आयु हमने मान ली x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी माँ की आयु जो है उससे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। ये कहता है कि 3 साल बाद उसकी और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो उसकी आयु तो x प्लस 3 हो जाएगी, उसकी माँ की x प्लस 29 हो जाएगी। उन दोनों का गुणनफल 360। तो ऐसे हमने द्विघात समीकरण ज्ञात किया। अब प्रश्न नंबर 2 का भाग 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ऐसा समीकरण चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अगर ये 480 किलोमीटर, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा 480 बटे x। अब ये कहता है कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल क्या होती, तो ये होती x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल x माइनस 8। तो अब क्या है, पहले तो इतना समय लगा, अब इतना लगा, तो इसने 3 घंटे फालतू लिया। तो 3 घंटे फालतू इसने लिया, तो इसमें से ये घटा दें तो 3 घंटे का हो जाएगा। हमने समय निकाल लिया नॉर्मल चाल से, समय निकाल लिया घटी हुई चाल से, तो दोनों का अंतर जो दे रखा है वो 3 घंटे का दिया हुआ है। तो शर्तानुसार क्या है, ये हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। यानी ये भी टाइम, ये भी टाइम। ये x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टाइम है, ये x किलोमीटर से है, और जो इनका अंतर है वो 3 दिया हुआ है। लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा x
x माइनस 8। तो इससे गुणा करोगे तो 480x माइनस 480x और माइनस 48 आठे 8 आठे 64, 8 चौके 32 और 6 38 बराबर 3। ये इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3840 बराबर 3 गुणा में ये गुणा कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24। तो ये 1280 विद नेगेटिव साइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये उधर जाएगा तो प्लस 1280 बराबर 0। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग 4 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन बटन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।